हेलो वाईटी फैमिली, ये है डार्क नाइट डार्क इंटेंशन का चैप्टर 12 एंड नेक्स्ट एपिसोड 7 शायद। तो चलिए शुरू करते हैं। उस रात अपने अपार्टमेंट लौट कर कबीर नेहा के ख्यालों में ही महकता रहा और उसकी फैंटेसियों में नेहा ही मचलती रही। जो ना हो सका उसकी भरपाई क्या कुछ हो सकता था कि कल्पनाओं से होती रही। मगर अगली सुबह फिर कबीर को कल्पनाओं के मुलायम आकाश से उतरकर वास्तविकता की खुरदुरी ज़मीन पर ले आई। अपनी फैंटेसियों से निकलने के बाद उसे नेहा की चिंता सताने लगी। नेहा का नशे में डूबना, उसका अपनी मॉम को मिस करना, उसका दर्द भरी आवाज़ में कहना मेरा कोई घर नहीं है। कबीर को लगा कि उसे नेहा से बात करनी चाहिए कि आखिर उसका दर्द क्या है। छोटी उम्र में माँ बाप का अलग हो जाना तकलीफ देह तो होता है, मगर कबीर को नेहा का दर्द कुछ अधिक ही लगा। शाम को कॉलेज ख़त्म होते ही उसने रात से कहा नेहा का मोबाइल नंबर लिया और उसे कॉल किया। हेलो नेहा, दिस इज़ कबीर, हाउ आर यू? हे कबीर, आई एम फाइन, हाउ अबाउट यू? नेहा ने आश्चर्य में डूबी खुशी से कहा, आई एम गुड नेहा, कैन वी मीट? कब? अभी? एक प्रिंस कैफ़े? ओके, आई विल बी देयर इन 10 मिनट्स। नेहा को कैफ़े पहुंचने में 10 मिनट से ज़्यादा ही लगे। कबीर कैफ़े में उसका इंतज़ार कर रहा था। नेहा का गेटअप देख कबीर को लगा जैसे वह सीधे कॉलेज से ही चली आ रही थी। उसकी ड्रेस पर सिलवटें सी पड़ी थी, मेकअप उतरा उतरा सा लग रहा था, पैरों में हाई हील की जगह फ्लैट शू थे। वह उस नेहा से बहुत अलग लग रही थी जो सारी रात उसकी फैंटेसियों में थिरक रही थी। फिर भी नेहा को देखकर उसे अच्छा लगा। आज वह उस नेहा से मिलने आया था जिसकी उसे चिंता सता रही थी, न कि उस नेहा से जिसके ख्यालों में वह सारी रात महकता रहा था। हाय नेहा, कैसी हो? कल तुम्हारी हालत कुछ ठीक नहीं थी, कबीर ने सवाल किया। अरे मैं ठीक हूँ, कल बस यूं ही कुछ ज़्यादा पी ली थी। टेबल के दूसरी ओर कुर्सी पर बैठते हुए नेहा ने कहा। नेहा, तुम इतना ड्रिंक क्यों करती हो कि संभल ही ना पाओ? इस तरह लड़खड़ा कर फरारी की सवारी करोगी? कबीर के लहजे में शिकायत भरी थी। छोड़ो ना कबीर, प्लीज़ ऑर्डर कॉफ़ी। नेहा ने पिछले रात के नशे की बात को टालना चाहा। ओह या, क्या लोगी? लेटे विद 1 शुगर। थोड़ी देर में कबीर 2 कॉफ़ी ले आया। नाउ प्लीज़ टेल मी, तुम खुद को शराब में क्यों डुबो देती हो? कबीर ने बैठते हुए फिर वही प्रश्न किया। कबीर, तुमने यही पूछने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? हाँ नेहा, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। तो सुनो कबीर, मुझे डिप्रेशन है और मुझे ड्रिंक करके अच्छा लगता है। डिप्रेशन की वजह? मेरी माँ मुझे तब छोड़कर चली गई जब मैं सिर्फ 5 साल की थी। मुझे पता है नेहा, तुमने बताया था, मगर तलाक तो इस देश में आम बात हो गई है। तुम जैसे कितने बच्चे हो गए इस देश में, सब सारी ज़िंदगी डिप्रेशन में तो नहीं जी सकते, मगर उन्हें कोई सहारा तो मिलता होगा। कबीर, मेरी कहानी बहुत अलग है, मैं सुनने को तैयार हूँ नेहा, शायद तुम्हें कहकर अच्छा लगे। कबीर, मेरी मॉम और डैड की अरेंज्ड मैरिज थी। डैड यहाँ ब्रिटेन में पले बढ़े और मॉम इंडियन से आई थी। डैड बहुत एम्बिशियस थे, अपनी लॉ फॉर्म का बिजनेस बढ़ाना और ऊंची सोसाइटी में उठना बैठना, इसी में उनका ज़्यादा वक्त निकलता। मॉम साधारण थी, डैड की लाइफ स्टाइल से उनका मेल नहीं था और मॉम की लाइफ में डैड का वक्त नहीं था। इसके 2 ही नतीजे हो सकते थे, या तो मॉम को समझौता करती या फिर तलाक। मॉम समझौता नहीं कर पाई। डैड बड़े लॉयर है, उन्होंने कोर्ट से मेरी कस्टडी ले ली। मॉम वापस इंडिया चली गई। तो क्या तुम्हारे डैड ने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा? डैड मुझे बहुत चाहते हैं, उन्होंने मुझे प्यार भी बहुत दिया है, मगर उनके प्यार में लिपट कर आती है उनकी एम्बिशंस, उनके सपने। डैड मुझे लॉयर बनाना चाहते हैं। मैंने पहले लॉ कोर्स में एडमिशन लिया था, मगर मुझसे ना हो सका। मुझे लॉ बिल्कुल नहीं पसंद है। डैड के जिस करियर, जिस प्रोफेशन में उन्हें मॉम से दूर किया था, मैं उसे कैसे पसंद कर सकती थी? मैंने लॉ ड्रॉप करके फ़िलासफ़ी ले लिया। डैड बहुत नाराज़ हो गए। उन्हें फ़िलासफ़ी मन को कमज़ोर करने वाला विषय लगता है, ज़िंदगी की हकीकत से भागकर फ़लसफ़ों की ओर लेना। फ़िलासफ़ी के बारे में डैड बस इतना ही समझते हैं। डैड को जितनी नफ़रत फ़िलासफ़ी से नहीं है, उतनी कमज़ोरी से है। बचपन में मुझे जब भी माँ की याद आई, मन उदास होता या डिप्रेशन में होती, तो डैड के पास उसका एक ही इलाज होता, 1 आवर रिगर्स प्ले। जिम जाओ, टेनिस खेलो, स्विमिंग करो, फिट रहो और स्ट्रॉन्ग रहो। देयर इज़ नो प्लेस फॉर द वीकेंड्स एंड वर्ल्ड। बस यही एक रट होती थी।
तुम्हारे डैड आर्मी स्कूल में पढ़े हैं? कबीर तुम्हें मजाक सूझ रहा है? सॉरी नेहा, मगर तुम्हारे डैड कैरेक्टर है। कबीर, मुझे सिर्फ डिप्रेशन ही नहीं है बल्कि उनका अपराध बोध भी था, जैसे कि डिप्रेस होना कमज़ोर होने की निशानी है। सब कुछ तो है तुम्हारे पास, किस चीज़ की कमी है? डैड बस यही कहते, चीज़। प्यार तो कोई चीज़ नहीं होती ना, माँ तो कोई चीज़ नहीं होती। खुशी को चीज़ों में तौलने वाले माहौल में डिप्रेशन से कहीं अधिक मन पर उसका बोझ तकलीफ देता है। जिसे साधनों की कमी हो उसका डिप्रेशन तो फिर भी समझा जा सकता है, मगर जिसके पास सारे साधन हो उसका डिप्रेशन, वह तो उसके अपनी ही कमी समझा जाता है। आई एम सॉरी टू हियर दिस नेहा, मगर क्या तुम कभी अपने मॉम से नहीं मिली? क्या वह कभी तुमसे मिलने नहीं आई? मॉम ने इंडिया जाकर दूसरी शादी कर ली। मॉम मुझे वहाँ बुलाती है, मगर मेरा ही मन नहीं करता वहाँ जाने का। यहाँ के दर्द तो पहचाने हुए हैं, वहाँ जाकर ना जाने कौन से नए दर्द मिले। जब अपने दुख परेशान करे तो दूसरों को दुख समझो, अपने दुख कम लगने लगेंगे। नेहा के दर्द सुनकर कबीर को भी लगा कि यही एहसास हो रहा है। इससे पहले कि कबीर कुछ और कहता, एक खूबसूरत जवान लड़का पास से गुजरते हुए रुका। हाय नेहा, लड़के ने मुस्कुरा कर कहा। हाय साहिल, नेहा ने एक मजबूर मुस्कान से जवाब दिया। न्यू बॉयफ्रेंड? साहिल ने कबीर की ओर इशारा किया। साहिल प्लीज़, नेहा ने कुछ खींचते हुए कहा। ओह सॉरी नेहा, होप यू आर डूइंग वेल। आई एम गुड, थैंक्स साहिल। ओके, यू गाइज एंजॉय योर सेल्फ, सी यू लेटर, कहकर साहिल आगे बढ़ गया। कौन है ये? साहिल के जाते ही कबीर ने पूछा। साहिल, मेरा बॉयफ्रेंड था। बॉयफ्रेंड था? कबीर के सवाल में बेचैनी के साथ आशंका भी थी। हाँ, हम 1 साल साथ थे, मगर अब हमारा ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप की बात सुनकर कबीर को थोड़ी तसल्ली हुई, मगर साहिल की इस छोटी सी मौजूदगी ने उसे फिर से उसी पुराने कॉम्प्लेक्स से भर दिया। साहिल के कबीर को नेहा का न्यू बॉयफ्रेंड कहने पर नेहा की खींच उठना उसे एक विचित्र सी हीनता से भर गई। कबीर नेहा का दर्द बांटना चाहता था, उसे कहना चाहता था मैं हूँ ना, मगर अचानक उसे अपने मैं इतना छोटा लगने लगा कि वह उसे नेहा के सामने पेश करने में घबराने लगा। साहिल का नेहा से ब्रेकअप हो चुका था। नेहा कबीर के साथ बैठी थी, मगर फिर भी कबीर साहिल की मौजूदगी में कॉम्प्लेक्स महसूस कर रहा था। कबीर को एक बार फिर अपना कद छोटा लगा और दर्द बड़ा लगने लगा। कबीर के अगले कुछ दिन नेहा से दूरी में कटे। उसने नेहा से मिलने की कोई पहल नहीं की, लेकिन उसे नेहा के मैसेज या फ़ोन कॉल आने की उम्मीद बनी रहती। हर मैसेज या कॉल पर वह फ़ोन की ओर बेसब्री से लपकता कि शायद वह नेहा का ही हो, मगर हर बार उसे मायूसी ही हाथ लगती। कभी मन करता कि नेहा को कॉल किया जाए, मगर फिर लगता कि जिस लड़की ने उसे कोई मैसेज भी नहीं किया उसकी उसमें भला क्या दिलचस्पी होगी। मगर फिर एक शाम एक सुखद आश्चर्य लेकर आई। नेहा का फ़ोन आया। हे कबीर, हाउ आर यू? फ़ोन पर नेहा की आवाज़ आई। आई एम गुड नेहा, हाउ आर यू? कबीर ने चाहते हुए कहा। आई एम ऑल्सो गुड, नेहा ने कहा। व्हाट आर यू डूइंग टुनाइट? नथिंग इम्पॉर्टेंट। नेहा की और किसी आमंत्रण का आहट पाकर कबीर ने खुश होते हुए कहा। आई एम गोइंग टू क्लब विद अ कपल ऑफ फ्रेंड्स। वाई डोंट यू ऑल्सो कम लॉन्ग? वाई नॉट, सेम प्लेस। कबीर की जागती आवाज़ में एक नई उमंग घुल गई। यस, सेम प्लेस। नेहा कबीर के लिए वह आलम्ब बन चुकी थी, जिस पर उसके मन का संतुलन टिका था। जिसकी एक करवट उसकी उमंगों को उड़ान देती तो दूसरी उसकी उदासी को उफान। जब मनुष्य का मन किसी ऐसे आलम्ब पर आकर टिक जाए जिसकी अपनी खुद की ज़मीन की कच्ची हो, तो उसका मनोबल पल पल डगमगाता है। ऐसे डगमगाती राह पर फरारी की सवारी सिर्फ और सिर्फ दुर्घटनाएं को ही जन्म देती है। चैप्टर 13। उस शाम कबीर बहुत उमंगों से क्लब जाने के लिए तैयार हुआ। उमंग सिर्फ नेहा से मिलने की ही नहीं थी, उमंग इस उम्मीद की भी थी कि शायद उसे नेहा से यह कहने का एहसास दिलाने का मौका मिले कि वह उसका संबल बन सकता है। स्किनी ब्लू जीन्स के ऊपर सिल्क स्टेन की पार्टी शर्ट पर अरमानी का परफ्यूम छिड़ककर उसने अपनी उमंगों की ओर तरोताज़ा किया। उन्हीं महकती उमंगों में मचलता हुआ वह क्लब पहुंचा, मगर भीतर का दृश्य देखकर उसकी उमंगें मुरझाने लगी। भीतर एक बूथ में नेहा थी और उसका हाथ थामे बैठा था साहिल। पहले तो कबीर को वह आंखों का धोखा लगा, मगर जल्द ही उसे समझ आया कि वक्त उसके साथ एक और मजाक कर रहा था। साहिल और नेहा फिर साथ थे। अगर साहिल नेहा की ज़िंदगी में लौट आया था तो फिर
कबीर के लिए नेहा की ज़िंदगी में कौन सी और कितनी जगह हो सकती थी? शायद नेहा की ज़िंदगी में उसके लिए कोई ख़ास जगह नहीं थी। शायद वह जबरन ही नेहा की ज़िंदगी में वह ढूंढ रहा था जो उसने उसके लिए बनाई ही नहीं थी। इन्हीं सवालों से उखड़े साहिल के कदम क्लब के भीतर जाने के बजाय उसे वापस उसके घर लौट आए। एक बीच नेहा के कुछ फ़ोन कॉल भी आए, मगर कबीर न तो उन्हें रिसीव किया और न ही साहस हुआ उसे रिसीव करने का। अगले दिन सुबह उठने पर कबीर ने पाया कि उसके सेल फोन पर नेहा के 4 मिस कॉल थे। आश्चर्य की बात है कि चारों कॉल सुबह ही आए थे। कबीर के लिए उन मिस कॉल्स को नज़रअंदाज करना कठिन था। सुबह सुबह कॉल करने का मतलब ही था कि कोई बहुत ज़रूरी बात थी। कबीर ने नेहा को कॉल किया। नेहा के फ़ोन उठाते ही उसकी सिसकाती हुई आवाज़ आई, कबीर। कबीर चौंक उठा। नेहा सिसक क्यों रही थी? रात भर में ऐसा क्या हुआ? नेहा क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? कबीर की आवाज़ घबराहट भरी थी। कबीर, कैन यू प्लीज़ कम हियर? नेहा ने उसी सिसकती आवाज़ में से कहा। श्योर, कहाँ? माई प्लेस। आई विल बी देयर राइट? कबीर ने हड़बड़ाते हुए कहा। नेहा के स्टूडियो अपार्टमेंट में पहुंचकर कबीर ने देखा कि अपार्टमेंट का दरवाज़ा खुला हुआ था। हड़बड़ाकर भीतर जाने पर पाया कि नेहा सोफ़ा बेड पर बैठी थी, घुटनों के बीच चेहरे दबाए। नेहा क्या हुआ? रो क्यों रही हो? नेहा के बगल में बैठते हुए कबीर ने उसके सिर पर हाथ रखकर घबराते हुए पूछा। कबीर, पहले ये बताओ कि तुम क्लब क्यों नहीं आए थे? नेहा ने घुटनों से अपना चेहरा उठाया। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें सूजी हुई थी। सॉरी नेहा, कुछ ज़रूरी काम आ गया था, मगर तुमने तो एंजॉय किया ना? कबीर ने झूठ बोला, जिसे शायद नेहा ने समझ भी लिया। कल क्लब में साहिल आया था। नेहा की आवाज़ में अब भी उसकी सिसकी मौजूद थी। मैंने देखा था। कबीर के मुंह से निकलते निकलते रह गया। साहिल मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि क्या हम अपनी रिलेशनशिप को एक और मौका दे सकते हैं। मैंने कहा कि मैं उस वक्त कोई फ़ैसला नहीं ले सकती, मुझे वक्त चाहिए था। साहिल ने कहा कि वह मुझे मिस कर रहा था और कुछ वक्त मेरे साथ बिताना चाहता था। उस वक्त मैं अपने दोस्तों के बीच साहिल को शामिल करने के मूड में नहीं थी। मुझे लगा कि साहिल खुद को मुझ पर लाद रहा था, मगर वह उदास लग रहा था, इसलिए मैंने उसे अपने साथ रहने दिया। हम आम रातों की तरह ड्रिंक, डांस और मस्ती करते रहे। धीरे धीरे मेरे बाकी दोस्त चले गए और मैं और साहिल ही रह गए। तुमने कल फिर ज़्यादा ड्रिंक की थी? हाँ कबीर, कल फिर मेरी हालत वही थी। मैं नशे में होश खो रही थी। साहिल मुझे घर छोड़ने आया, मगर कबीर, कहते हुए नेहा एक बार फिर सिसक उठी। मगर क्या हुआ? कबीर ने घबरा कर पूछा। कबीर, मुझे ज़रा भी होश नहीं था और उस बेहोशी की हालत में क्या हुआ? उस बेहोशी की हालत में साहिल ने मुझे जबरन सेक्स किया। नेहा फफक पड़ी। वाट यू मीन रेप? कबीर चौंक उठा। नेहा चुप रही, सिर्फ उसकी सिसकियों की आवाज़ आती रही। कबीर एक बार फिर एक अजीब से कॉम्प्लेक्स से मर गया। कबीर उसकी बाहों में भी नेहा थी, नशे में चूर, गहरी नींद में डूबी, मगर उसकी हिम्मत नेहा के पैर को चूमने की भी नहीं हुई थी। और साहिल, किस तरह का लड़का रहा होगा साहिल? क्या साहिल ने अपने किसी फैंटेसी में किसी लड़की को कोई सम्मान, कोई अधिकार दिया होगा? क्या उसने किसी लड़की के आगे सिर झुकाया होगा, समर्पण किया होगा खुद को? साहिल जैसे लड़के कैसे किसी लड़की का प्रेम हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं? कैसे किसी लड़की का उन पर दिल आ जाता है? क्या यही फ़र्क है अपनी फैंटेसियों में जीने वाले कबीर और लड़कियों का प्रेम हासिल करने वाले लड़कों में? छी, साहिल ऐसा कैसे कर सकता है? नेहा, तुम्हें पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए, कबीर ने साहिल के प्रति गुस्सा जाहिर करते हुए कहा। नेहा फिर चुप रही। भींगी आंखों से उसने कबीर को देखा। उन आंखों में आंसुओं के कुछ बूंदों के अलावा कोई सवाल भी थे जिन्हें शायद कबीर पढ़ ना सका। बूंदों के अलावा बहुत सारे सवाल थे। नेहा, यू शुड रिपोर्ट इट टू द पुलिस। तुम्हारे डैड बड़े लॉयर है, वो साहिल को ऐसे सज़ा दिलाएंगे कि वह ऐसी हरकत फिर कभी नहीं कर पाएगा, कबीर ने जोर देकर कहा। नेहा ने फिर उन्हीं भींगे आंखों से कबीर को घूर कर देखा। उसकी आंखें कबीर के चेहरे पढ़ रही थी। कबीर के चेहरे पर लिखी इबारत कुछ कह रही थी, मानो कबीर में उसके लिए हमदर्दी से कहीं अधिक साहिल के लिए ईर्ष्या थी। मानो उसकी दिलचस्पी नहीं, नेहा के दर्द को समझने से कहीं अधिक साहिल को दर्द दिलाने में थी। नेहा, वेट अ मिनट, आई एम कॉलिंग पुलिस, कबीर ने अपने मोबाइल पर उंगलियां फेरते हुए कहा। लीव इट कबीर। नेहा चीख उठी। तुम नहीं समझोगे, तुम में से कोई भी नहीं समझोगे। तुम सब एक जैसे हो। तुम नहीं समझ सकते कि एक औरत किसी मर्द से क्या चाहती है। थोड़ा सा प्यार,
थोड़ा सा सम्मान, थोड़ी सी हमदर्दी और थोड़ा सा विश्वास। कबीर, मेरा विश्वास टूटा है। रेप मेरे शरीर का नहीं, मेरे आत्मा का हुआ है। मेरी आत्मा रौंदी गई है, मेरा आत्मविश्वास रौंदा गया है। किसे सज़ा दिलाओगे कबीर? अपराध तो मैंने खुद किया। मैं यकीन नहीं कर पा रही कि मैंने कभी साहिल जैसे लड़के को चाहा था, उस पर भरोसा किया था, उसके साथ ख्वाब सजाए थे। सेक्स हमारे बीच पहले भी हुआ करता था, इसी कमरे में, इसी बिस्तर पर, मगर इस तरह नहीं। मुझे आज उन सारी रातों की यादों से नफ़रत हो रही है जो मैंने साहिल के साथ बिताई थी। इस बिस्तर से नफ़रत हो रही है, इस हवा से नफ़रत हो रही है, मुझे खुद से नफ़रत हो रही है कबीर। मैं किस पर भरोसा करूं? मेरा तो खुद पर भरोसा नहीं रहा, अपनी पसंद पर भरोसा नहीं रहा, अपने चुनाव पर भरोसा नहीं रहा। कबीर नेहा से कहना चाहता था कि वह उस पर भरोसा कर सकती है, मगर कह नहीं पाया। कैसे कह सकता था जब वह नेहा को समझ ना सका, उसका दर्द समझ ना सका, तो उसका यकीन कैसे हासिल कर सकता था? कबीर, यू प्लीज़ गो, लीव मी अलोन, नेहा ने उसी सिसकती आवाज़ से कहा। नहीं नहीं, आई एम सॉरी बट यू नीड मी। आई डोंट नीड एनी वन, प्लीज़ प्लीज़ लीव मी अलोन, कहकर नेहा ने अपने आंसुओं से भींगा चेहरा फिर से घुटनों के बीच दबा लिया। कबीर नेहा का अपार्टमेंट से लौट आया, मगर मन पर बोझ लिए। पिछले शाम अगर वह क्लब से लौट ना आता तो नेहा के साथ जो हुआ वह नहीं होता। अनजाने में कि अपराध के उस बोझ को भी उठाना होता जो अपराध करते वक्त नहीं उठाया। नेहा के अपार्टमेंट से लौटते हुए कबीर के मन पर भी उस अपराध का बोझ नहीं था जो वह उस वक्त कर रहा था। कबीर उस दिन कॉलेज नहीं गया। अपने अपार्टमेंट में लौटकर बिस्तर पर लेटे करवटें बदलता रहा। यूं ही करवटें बदलते रहा, उसकी आंखें लग गई। नींद में सारी दोपहर बीत गई। शाम को उठकर सेलफोन पर राज का मैसेज था, जिसमें सिर्फ एक पिक्चर फाइल अटैच की हुई थी। कबीर ने अटैच फाइल खोली। वह इवनिंग डेली के फ्रंट पेज कॉपी थी। खबर थी, क्वींस कॉलेज स्टूडेंट कमिट सुसाइड। तो दोस्तों, यह चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है।